हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के इस सेशन में हम करेंगे 17 जनवरी की करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर पहले आदेश तक रोक लगा दी है और किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जो किसान आंदोलन हो रहे थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और चार सदस्यीय टीम का इन्होंने गठन किया है, जिनमें से एक है एच एस मान, अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी। तो ये चारों लोग जो है अब कमेटी में हैं। ये कमेटी ये देखेगी कि ये जो किसानों की जो किसान मांग कर रहे हैं और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ये पहले इस पर जांच करेगी और जांच के बाद ये रिपोर्ट देगी वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको। तो चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के? शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। आप बोबड़े याद रखेंगे, वो भी चलेगा, बोबड़े। और तो कृषि से बात हो रही थी, कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन की। तो कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हाल ही में खबरों में थी को किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2016 में। 2016 में कब? 2016 में किया गया था 13 जनवरी 2016। तो अभी इसके जो है 5 साल पूरे हो गए। तो इसीलिए थोड़ा वो था, उसमें न्यूज़ में था। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान हैं, अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो जो इसमें इनरोल्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उनको मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा मिलता है उनको। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो गए। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारतीय समुद्री रक्षा अभियान सी विजिल का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? सी विजिल, तो ये सी विजिल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2019 में। और ये हमें हर 2 साल पे होता है, हर 2 साल पे होता है। तो हर 2 साल पे होता है, तो 2019 में पहली बार किया गया था। तो अभी 2021 में किया गया है। 2021 में कब से कब तक किया गया है? 12 से 13 जनवरी के बीच में। ये एक अभ्यास करती है, जो नेविगेशन सिस्टम है हमारी, तो वो युद्धाभ्यास करती है। तो उसका पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? वो हुआ था 2019 में। और अभी जो सी विजिल का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है 12-13 जनवरी को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 को कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो ये 5 साल के लिए लागू होगी, 5 साल के लिए। और इससे जो भारत की नई विदेश व्यापार नीति है, इसका लक्ष्य क्या होगा? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इकोनॉमी, अभी हमारी इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो इसको दुगना करने का लक्ष्य है इस विदेश व्यापार, जो नई विदेश व्यापार नीति आई है 1 अप्रैल 2021 से, ये लागू होगी 5 साल के लिए। तो अगले 5 सालों में इसको 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे व्यापार मंत्री कौन है? व्यापार, रेल और वाणिज्य मंत्री। व्यापार मंत्री भी वही हैं, रेल मंत्री। विदेश व्यापार की बात रही तो व्यापार मंत्री जो है वही रेल मंत्री भी हैं, वही वाणिज्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल है हमारे व्यापार मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री। और रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री भी पीयूष गोयल हैं। क्या कोई केंद्रीय मंत्री की डेथ हो गई? जी हाँ, रामविलास पासवान। आप ये बताइए कि किस मंत्रालय के मंत्री थे ये, कमेंट करके। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन से नए तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्र को समर्पित किया? इसका क्या नाम है जो इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये तो दूसरा इन्होंने समर्पित किया। पहला था सागर तारा, अभी दूसरा समर्पित किया है, दूसरा है सागर अन्वेषका। ऑप्शन ए, सागर अन्वेषका। तो केवल 2 ही जहाज हैं जो तटीय अनुसंधान वाहन है। तटीय अनुसंधान जो तट पे जो वो करते हैं, सर्च करते हैं और अनुसंधान करते हैं, वो उसमें वैसे तो जहाज बहुत हैं, लेकिन ये जो तटीय अनुसंधान करने के लिए 2 ही जहाज है, कोस्टल रिसर्च व्हीकल, तो 2 ही हैं। और ये जो है, इनका संचालन कौन करेगा? इन दोनों जहाज़ों का संचालन करेगा NIOT,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है टीटागढ़ वैगन्स, WAGONS, टीटागढ़ वैगन्स ने इसको बनाया है, इन दोनों जहाज़ों को। पहला जहाज़ था सागर तारा, दूसरा है सागर अन्वेषका। तो दोनों सागर हैं, सागर तारा और अन्वेषका, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको बोलते हैं DPIIT, DPIIT। अब ये DPIIT क्या है? DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। हो गया। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा, इक्रा मीन्स ICRA, इक्रा। तो ये जो इक्रा है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है? तो ऐसा उम्मीद इक्रा ने लगाया है, ICRA ने, +10.1%। इक्रा क्या है? ये इक्रा है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं इक्रा को, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा। और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, ये कहा गया है कि इसकी जो GDP की जो रेटिंग है, GDP का जो ग्रोथ है, वो +10.1% रहेगा। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये रामसेवक शर्मा, RS शर्मा, रामसेवक शर्मा। तो रामसेवक शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और रामसेवक शर्मा से आपको कुछ याद आया? रामसेवक शर्मा TRAI के चेयरमैन थे, है नहीं अभी तो PD वाघेला है TRAI। और TRAI है कहाँ? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे रामसेवक शर्मा, अभी हैं PD वाघेला। और कोविड-19 की बात हो रही है, तो जो इंडिया में दवाएं दी जाएंगी, 2 दवाएं दी जाएंगी। एक का तो नाम है कोविशील्ड, और एक का नाम है कोवाक्सिन, कोविशील्ड और कोवाक्सिन। कोविशील्ड को किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसको तो भारत में बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड को बना लिया था पहले ही ऑक्सफोर्ड ने, तो ऑक्सफोर्ड ने फार्मूला दे दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। अब इंडिया में जो बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड को। और कोवाक्सिन को किसने बनाया? कोवाक्सिन को बनाया भारत बायोटेक ने, और भारत बायोटेक कहाँ पे है? हैदराबाद में ये कंपनी है। और बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? ये पुणे में है, इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। 2 दवाएं हैं, कौन कौन सी? कोविशील्ड और कोवाक्सिन। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बहुत ही सख्त हो गया RBI, कई बैंकों के इसने जो है लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो RBI ने अभी हाल ही में जिसका रद्द किया है वो महाराष्ट्र का बैंक है, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अधिकतर महाराष्ट्र के बैंक को इन्होंने बैन किया है, पता नहीं क्या कारण है, कारण तो मुझे नहीं पता। देखिए जैसे अभी एक ये है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, और CKP सहकारी बैंक, CKP बैंक, इसको भी इसने बैन कर दिया, ये भी महाराष्ट्र की है। सुभद्रा बैंक, ये भी महाराष्ट्र की है, इसको भी बैन कर दिया, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया। और कराड़ सहकारी जनता बैंक, कराड़ जनता सहकारी बैंक,
अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इस पे जो है एक क्वेश्चन भी डाला था। कराड़ जनता सहकारी बैंक को आरबीआई ने रद्द कर दिया। और एक गोवा का बैंक है, गोवा का कौन सा बैंक है? मासुबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को का भी लाइसेंस इसने रद्द कर दिया है। तो अगर इसमें मान लीजिए किसी के पैसे हैं तो क्या कुछ वापस हो सकते हैं? उसकी कुछ लिमिट है, 5 लाख तक की लिमिट है। यानी अगर आपके पैसे उसमें 5 लाख के अंदर हैं तो 5 लाख तक तो सरकार दे देगी, तो सरकार 5 लाख तक आपको दे देगी। और ये किस एक्ट के तहत? 1961 में एक एक्ट आया था, DICGC जिसको बोलते थे, DICGC एक्ट 1961। इसके तहत सरकार जो है आपको 5 लाख तक, अगर आपका पैसा है इसमें किसी भी बैंक में, जो आरबीआई जिसका लाइसेंस रद्द करती है, तो आपको सरकार 5 लाख तक देगी। उससे ऊपर का जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की बैठकों के लिए बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? वैसे तो जाते हैं जो यहाँ के चेयरमैन होते हैं, जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं उनको जाना चाहिए, और चेयरमैन है सौरभ गांगुली। लेकिन उनको दिल का दौरा पड़ा इधर कुछ दिन पहले, तो दिल का दौरा पड़ा तो उनकी सेहत थोड़ी सही नहीं है। तो अब जाएंगे जो सचिव हैं बीसीसीआई के, सेक्रेटरी हैं जय शाह, ऑप्शन सी जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं अमित शाह, गांधीनगर से। मैंने पिछले वीडियोस में बताया, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर से जीते हुए हैं अमित शाह, और हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। और यहाँ का जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के। क्लियर? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, याद रखिए आप लोग। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने वन प्लैनेट समिट के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? तो ये किया है फ्रांस ने, फ्रांस, ऑप्शन डी। और फ्रांस में इंडियन एम्बेसडर कौन है? जावेद अशरफ। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस। याद आया आपको कुछ? 2024 के ओलंपिक जो है गेम होंगे पेरिस में ही होंगे। तो 2024 के ओलंपिक गेम पेरिस में होंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और वन प्लैनेट समिट जो हुआ, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, यानी कि कुछ किया जाए साथ में, किसके लिए? नेचर के लिए। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? अभी ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? ये पासपोर्ट जो है ये दिखाता है कि कौन से देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है। तो सबसे जो नंबर 1 रहा वो रहा जापान, और नंबर 2 रहा सिंगापुर। तो इंडिया किस पे रहा? इंडिया रहा 50वें स्थान पे, 85वें, यानी कि 85th, 85वें स्थान पे, ऑप्शन बी। और सबसे लास्ट में कौन रहा? सबसे लास्ट में रहा अफगानिस्तान। अब ये क्या दिखाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो किसका मजबूत कितना पासपोर्ट है? अभी मजबूत पासपोर्ट से मतलब क्या है? मजबूत पासपोर्ट मीन्स अगर आपके पास मजबूत पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के भी किसी देश में जा सकते हैं। जैसे जापान नंबर 1 आया है, इसमें नंबर 1 जापान आया है। तो जापान का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 191 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि माना जाए तो मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ में आप बिना वीज़ा के ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितनी आपकी मजबूत पासपोर्ट रहेंगे तो आप बिना वीज़ा के भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इंडिया का स्थान क्या रहा? 85, 85वां स्थान रहा इंडिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। द पॉपुलेशन मिथ, जो एक भ्रम है पॉपुलेशन का, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट का जो भ्रम है एक, कि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो इस पुस्तक, ये एक पुस्तक लिखा गया इस पर, उस पुस्तक के लेखक कौन है? उस पुस्तक के लेखक है एस वाई कुरैशी। आपको कुछ याद आया? एस वाई कुरैशी क्या थे? एस वाई कुरैशी थे, यानी पहले थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे एस वाई कुरैशी। इन्होंने किताब लिखा है द पॉपुलेशन मिथ,
इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि पॉलिटिक्स के बेस पे इनको कैसे यूज किया जाता है इस्लामिक स्टेट को या इस्लाम के लोगों को, और इसी पॉपुलेशन मिथ को लेकर के इन्होंने किताब लिखी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जहाँ केवल इस्लामिक स्टेट है, और उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है। तो इसी मिथ को इन्होंने इसमें अपनी बुक में दर्शाया है, SY कुरैशी ने। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये करी है जाक्सा ने। अब जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? जाक्सा है स्पेस एजेंसी है जापान की। जाक्सा को ऐसे लिखते हैं JAXA, जाक्सा। अब जाक्सा का फुल फॉर्म क्या है? जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, JAXA, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसको बोलते हैं। और सबसे जो मजबूत कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर सबसे मजबूत, वो जापान का ही है। उसका क्या नाम है? फुगाकू, FUGAKU। फुगाकू जो कंप्यूटर है वो सबसे मजबूत कंप्यूटर है, वो कहाँ का है? जापान का ही है। जापान में इंडियन एम्बेसडर कौन है? जापान में इंडियन एम्बेसडर हैं संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। मैं नहीं कहता कि आप सभी देशों के इंडियन एम्बेसडर याद कीजिए, भारतीय राजदूत याद कीजिए, कुछ देशों के जो हमेशा न्यूज़ में थे, जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के आपको याद होने चाहिए। और जापान किन कारणों से और न्यूज़ में रहा? ये लकड़ी से बनने वाली सैटेलाइट बनाने जा रहा है। ये इन्होंने कहा है कि हम लकड़ी से जो सैटेलाइट बनाएंगे जो कि अंतरिक्ष में जाएगी, तो ये संभव है। जापान ऐसा इन्होंने कहा है कि ऐसा हम संभव करके दिखाएंगे। तो इन कारणों से भी न्यूज़ में रहा। आगे अगर बनेगा तो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन था? राष्ट्रीय युवा दिवस था 12 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, याद है आपको। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था, ये 12 जनवरी को हर दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, इस बार जो इसका थीम था। अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर क्लीन बिंदु अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने शिकागो में किस दिन भाषण दी थी या किस सन में भाषण दिया था? तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू की है? तो ये बिंदु सागर जो एक जगह है, बिंदु सागर ये जगह कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो किस राज्य की पहल है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। तो कौन सा राज्य हो गया? उड़ीसा। और अर्बन एक इंडेक्स आया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें जो टॉप रैंकर स्टेट रहा वो रहा उड़ीसा। और जो ये स्वच्छ बिंदु सागर यानी जो बिंदु सागर जो झील है इसकी जो सफाई करवाएगा, ये करवाएगा कौन? ये करवाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध, ये थे एस्ट्रोफिजिसिस्ट। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के आधिकारिक ब्रांड शुभंकर का नाम क्या है? आधिकारिक ब्रांड शुभंकर मीन्स अगर ये टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कोई योजना लाती है, कोई परियोजना लाती है, कोई इनिशिएटिव शुरू करती है, तो उसमें जो वो प्रचार प्रसार का जो माध्यम होगा वो किसको यूज करेगी? उनका नाम है रोशनी। इन्हीं एक अभियान इन्होंने शुरू की है, समझदारी की चॉइस। तो इसमें जो इन्होंने रोशनी जो है इन्हीं का इन्होंने कार्टून बना के अपने जो है लोगों पे लगाया हुआ है। आधिकारिक ब्रांड शुभंकर, तो कौन है? रोशनी। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।